तो क्योंकि मैं मैकेनिकल से था तो कोई मैकेनिकल की कंपनी आ नहीं रही थी या कॉलेज में। एमबीए के बाद भी बहुत सारे अच्छे करियर ऑप्शंस हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का काफ़ी ज़्यादा हम नाम सुनते हैं। कि उन्होंने भी जो स्किल सीखी है वो तो आप भी सीख रहे हो, लेकिन आप अपनी स्किल पे इतनी अच्छे से महारत हासिल कर। Hello, sir. Welcome on my YouTube channel. Thanks for joining me here. First of all, I want you to introduce yourself to my audience. Thank you, Aman, for calling me to your podcast. And I'm really grateful that I got this opportunity to interact with your audience. And I would like to introduce myself as Aman Verma from Uttar Pradesh, Lucknow. Currently, I'm a data analyst at Cloud4C Private Limited, Hyderabad. So, sir, can you share a bit about your educational background, from where you come, and how you started your journey as a data Definitely, analyst? Aman. So, I completed my uh, graduation in 2015, and just before that I would like to tell you that I belong to a defense background family. My father is in Indian Navy, so my entire education has been Oh, done in southern India. So I've been all through the southern states all through my life. So my graduation completed in 2015. I am a mechanical engineer, and thereafter in 2018 I completed my MBA in finance from Loyola College, Chennai. And after that my father got transferred, so we moved on to the next place. And there I decided to keep aside my journey of preparing in UPSC and other government exams, and thereafter I got a motivation to come into this data science field. So I took up a boot camp in Hyderabad, and successfully completing that I got placed in Cloud4C Private Limited. सर, सो आपने बोला कि आपने बीच में एमबीए भी जी किया हाँ। था फाइनेंस में, राइट? तो सर, एमबीए जब आपने किया तो उस वक्त एमबीए के बाद भी बहुत सारे अच्छे करियर ऑप्शंस हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का काफ़ी ज़्यादा हम नाम सुनते हैं कि आप एमबीए अगर फाइनेंस में कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट बैंकर बन सकते हैं। तो उन सब के बारे में आपने नहीं सोचा उस फील्ड में जाने के लिए? अमन, हुआ ऐसा था कि मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल में आंसर करना चाहूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि आपकी ऑडियंस थोड़ा ज़्यादा कनेक्ट कर पाएगी। कि जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि यस, यस। मैं एक डिफेंस बैकग्राउंड फैमिली से हूँ, तो वो एक सरकारी नौकरी वाला कीड़ा जो रहता है वो था हमेशा से अंदर दिमाग में। और मुझे हमेशा से फ़ौजी ज्वाइन करनी थी, और मेरे को फ़ौज में डॉक्टर बनना था। तो AIPMT एग्ज़ाम होता था उस टाइम, और फिर एक अलग से ओह! AFMC एग्ज़ाम होता था। मैंने दोनों दिए थे, एंड आई क्लियर द फर्स्ट स्टेज, और सेकंड स्टेज में मेरा रह गया था। तो उसकी वजह से मैं वहाँ नहीं जा पाया। उसके बाद फिर मैंने इंजीनियरिंग ली। तो लाइक अब मैं कह सकता हूँ कि मेरे दिमाग में कभी ये नहीं था कि मेरे को कोई और करियर ऑप्शन चाहिए। लाइक मेरे दिमाग में हमेशा से ये था कि मेरे को डॉक्टर बनना है, सरकारी डॉक्टर बनना है। सो दैट वाज द केस। बट क्योंकि मैं एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ, तो लाइक इकोनॉमिकली हम उतने सक्षम नहीं थे कि मेरे को प्राइवेट कॉलेज में डाला जाए। तो मेरे पिताजी ने मुझे सीधा सीधा मना कर दिया था, और मैं उनके डिसीजन को सम्मान करता था। तो इसलिए फिर मैंने इंजीनियरिंग ज्वाइन की, जैसे कि आजकल काफ़ी यूथ कर रहे हैं। और जब मैं इंजीनियरिंग करने लग गया तो मेरे को या थर्ड या फोर्थ समय ईयर में मेरे को ऐसा अंदर से एक फीलिंग आया कि जब फौज में ही जाना है तो ठीक है, डॉक्टर नहीं बन सके तो फौज के अफसर बनेंगे। तो फिर मैंने ट्राई करना शुरू किया जो ग्रेजुएशन के बाद की एंट्रीज होती हैं, तो उसको हम सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड्स बोलते हैं, SSBs। हुँ। तो मैंने 15 अटेम्प्ट दिए थे, उनमें से 12 बार मैं कॉन्फ्रेंस आउट हुआ, 3 बार स्क्रीन आउट हुआ। तो ये जर्नी मेरी चलती रही कम से कम 2018 तक। और क्योंकि 2015 में जब मैंने हुँ। ग्रेजुएशन किया और उसके बाद जब कहीं प्लेसमेंट हुआ नहीं, क्योंकि उस टाइम पे थोड़ा रिसेशन टाइप का माहौल था 2015 में। तो क्योंकि मैं मैकेनिकल से था तो कोई मैकेनिकल की कंपनी आ नहीं रही थी या कॉलेज में। तो फिर हमने सोचा कि क्या करें, मतलब सभी हुँ। दोस्त इसी डायलेमा में थे। जो अमीर थे उन्होंने MBA कर लिया, मास्टर्स कर लिया, विदेश चले गए। तो मेरा कभी इसे उस तरफ रुझान था ही नहीं। तो हुँ। मैंने सोचा कि ठीक है, जब पैसा ही कमाना है तो कोई ऐसी चीज़ की जाए जिससे मैं अपना पैशन भी फॉलो कर सकूं और पैसा भी आ सके। तो फिर मैंने 2014 के एंड से ही ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया, जैसे कि काफ़ी आपकी ऑडियंस में होंगे जो कनेक्ट कर पाएंगे। तो ट्यूशन पढ़ाते पढ़ाते हाँ सर, हाँ सर। जी जी बेसिकली अमन, कही। हाँ सर, मैं कह रहा था हम भी बीटेक बैकग्राउंड से ही अच्छा। आते हैं, तो मेरी जो मेजॉरिटी ऑफ ऑडियंस है बीटेक ही कर रही है, तो हम लोग ज़्यादा कनेक्ट कर बिल्कुल पाएँगे बिल्कुल, इस चीज़ हाँ। से। तो फिर यही हुआ, तो फिर मैंने भी ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया 11th 12th क्लास को, साइंस का, फिजिक्स मैथ्स ये सब चीज़ें। तो ये इससे मेरे को फ़ायदा, दो फ़ायदा हुआ। एक तो हुँ, पैसा भी हुँ। आ रहा था घर पे, और दूसरी चीज़ मेरी तैयारी भी हो रही थी, जो मैं साथ में गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स, UPSC के एग्ज़ाम्स, बैंक के एग्ज़ाम, रेलवे एग्ज़ाम, ये सारे मैं जब भर रहा था, तो उसका जो एक पोर्शन होता है
साइंस का, मैथ्स का, इन सब चीज़ों का, तो वो मेरा तैयार हो रहा था। और इसका मेरे को फ़ायदा भी मिला, मेरे कुछ एग्ज़ाम्स क्लियर हुए, कई में मैं फाइनल में भी क्लियर हो गया, कई में मेरिट में आउट हो गया। ऐसे ही लाइफ चलती रही। और फिर ये करते हुँ। करते फिर 2018 में, जैसे कि आपने मेरे से पूछा कि एमबीए करने के बाद भी काफ़ी स्कोप रहता है, तो मैं यहाँ ऑडियंस को ये बताना चाहूँगा कि एमबीए मैंने मन से नहीं किया था, बस इसलिए कर लिया था कि ये साल ख़राब ना हो, क्योंकि कहीं हो तो रहा नहीं था। तो हाँ, पिताजी ने यही बोला अच्छा। कि साल ख़राब करने से अच्छा तुम कहीं से मास्टर्स कर लो या हायर स्टडीज़ कर लो। तो हायर स्टडीज़ की वैल्यू अलग ही होती है। हुँ। तो उनके कहने पे और दोस्तों की सलाह पे मैंने हाँ। उस समय एमबीए फिनांस से कर लिया, क्योंकि फिनांस को मैकेनिकल की तरह ही देखा जाता है। जैसे मैकेनिकल एवरग्रीन है, वैसे ही एमबीए में फिनांस को एवरग्रीन कहते हैं। हुँ, तो हुँ। मैंने कर लिया और काफ़ी फर्स्ट ग्रेड से मैंने पास भी किया, लेकिन इंटरेस्ट था नहीं कभी। तो इंटरेस्ट यस, नहीं होने यस। के चक्कर में फिर प्लेसमेंट नहीं भी हुआ। और जैसे कि आपने कहा कि और भी स्ट्रीम्स थे जहाँ पे मैं जा सकता था, बट क्योंकि इंटरेस्ट था ही नहीं तो कभी मैंने सोचा ही नहीं उस बारे में। और बस ट्यूशन में ही चीज़ें चलती रहीं। फिर जब हुँ। 2019 में कोविड आया तो थोड़ा शांत रह के सोचने का मौका मिला। और जब शांत रह के सोचा तो समझ में आया कि दीज थिंग्स आर नॉट माई कप ऑफ टी। तो फिर मैंने डेटा साइंस की तरफ रुख किया। तो सर फाइनली फिर आपकी प्लेसमेंट किस अमन, ईयर में हुई? मेरे को दिसंबर 2023 में एक साल कंप्लीट हो जाएगा डेटा साइंस का, ये क्लाउड फोर सी पे। तो आप समझ लीजिए कि मेरे को पिछले साल ही मेरी प्लेसमेंट हुई है 12 दिसंबर को। तो मैं इसी साल 12 दिसंबर को एक साल कंप्लीट कर लूँगा। तो सर ये काफ़ी काफ़ी लंबा गैप था जब आपका ग्रेजुएशन खत्म हुआ उसके बाद प्लेसमेंट आठ लेने साल में। 8 साल का गैप था। बहुत एक लंबा गैप था। 8 साल का गैप था। तो सर उस वक़्त सर एक मेंटल प्रेशर बना ही होगा आपके माइंड में। फैमिली भी जब हमारा बीटेक कंप्लीट हो जाता है तो सबको उम्मीद होती है। इवन अभी हम थर्ड ईयर में हैं तो हमारे फैमिली को उम्मीद है कि 1 साल और उसके बाद इसकी जॉब लग जाएगी। तो उस चीज़ को सर कैसे, मतलब फैमिली को तो एक बार के लिए समझा दिया, खुद को कैसे समझाते थे कि हाँ हो जाएगा, कल को कुछ अच्छा हो जाएगा? ये जो मेंटल एक प्रेशर बन जाता है उसे कैसे हैंडल देखिए करना अमन, होता मैं है? इस क्वेश्चन को एक ऐसे आंसर करना चाहूँगा, मैं वही घिसी पिटी लाइनें नहीं बोलूँगा जो काफ़ी मोटिवेटर्स और ये लोग बोल देते हैं, क्योंकि मैं काफ़ी कनेक्ट कर पा रहा हूँ आपसे, आपकी ऑडियंस से। तो मैं एक कोर चीज़ पे कहना चाहूँगा जो शायद ऑडियंस ने कभी सुनी नहीं होगी या किसी पॉडकास्ट में किसी ने नहीं सुनी होगी। लोग ना अपनी कोर प्रॉब्लम नहीं देख रहे हैं। लोग ये नहीं देख रहे हैं कि मतलब गलती हो कहाँ रही है। वो सोच रहे हैं कि बाहर से हमको कोई सोल्यूशन मिले, हम उस पर काम करें। काम भी नहीं करते हैं काफ़ी लोग, मेजोरिटी ऑफ पीपल। एंड वो सोचते हैं कि चीज़ें चलती रहनी चाहिए, नाव बहती रहनी चाहिए। ऐसा नहीं होता है, आपको देखना पड़ता है। और जहाँ तक कि मैंने देखा है अमन, मैंने मेरे दोस्तों की मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैंने अपने आस पड़ोस की चीज़ें देखी है मैं वही आज आपके साथ शेयर करूँगा। काफ़ी दोस्त थे मेरे, आप कह लीजिए 80 से 90% लोग जो मतलब गलत चीज़ों में थे। गलत संगति कह लीजिए आप उसको, गलत आदतें कह हुँ। लीजिए, जिसकी वजह से ये उम्र में जब हमें किसी एक चीज़ पे फोकस करना होता है ना, तो हम फोकस उससे भटक जाते हैं। ठीक है, तो ऑडियंस समझ रही होगी मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूँ। तो अगर हुँ। हमारे लाइफ से वो चीज़ें हाँ हट सर, जाए हाँ। ना अमन, तो लाइफ में क्लैरिटी अपने आप ही मिल जाती है। और अमन, हुँ। सबसे बड़ी बात क्लैरिटी होती है। अगर आपके लाइफ में क्लैरिटी है ना अमन, तो भले ही कितनी भी देर लगे, आपको मोटिवेशन की बाहर से जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने आप ही मोटिवेटेड रहोगे। तो ये चीज़ मेरे लाइफ में थी। कभी मतलब गलत संगति, गलत चीज़ें हुई नहीं, क्योंकि मैं एक डे स्कॉलर था, ऊपर से डिफेंस बैकग्राउंड से आता था, तो लाइक स्ट्रिक्टनेस तो थी हमारे फैमिली में ही पूरी। तो लाइक सुबह 4 बजे 5 बजे उठना, एक्सरसाइज करना, भगवान का ध्यान करना, तो एक लाइफस्टाइल तो बहुत अच्छी थी। तो माइंड में बस ये था कि बहुत सारी चीज़ें चल रही थी कि ये हुँ, भी कर हुँ। लूँ वो भी कर लूँ लाइफ में। उसकी वजह से थोड़ा टाइम लग गया। अदरवाइज अगर क्लैरिटी होती कि जैसे हाँ मेरे को डॉक्टर बनना था, और अगर फैमिली से थोड़ा इकोनॉमिकल सपोर्ट ये सब मिलता, तो मैं बहुत हुँ। पहले ही कहीं सेटल हो गया होता। तो यहाँ मेरा कारण और था कि मैं इस टाइम इतना गैप मेरे को लग गया। जैसे सही, ये इस बातों से मैंने रिलेट किया है काफ़ी ज़्यादा। अगर क्लैरिटी है तब तो हो जाता है, अगर क्लैरिटी नहीं है तो फिर प्लान भी मुश्किल बनाया जा होती है। सकता है मन। लोग हाँ, अगर चलो ठीक है मान और लेते हैं सबका प्लान है सफल नहीं हुँ। होता, और होगा भी, क्योंकि इंडिया में इतनी जनसंख्या है, आपका प्लान है लगभग लगभग सफल नहीं होगा। बट प्लान भी हमेशा एक ऐसा रखिए जो सफल हो। और वर्स्ट केस में आप प्लान सी भी बना के रखिए। अगर 3 ऑप्शन है तो आपकी क्लैरिटी है माइंड में कि ठीक है ये नहीं तो ये सही, ये नहीं तो ये तो पक्का होगा। ऐसे करके और हिम्मत बनाए रखिए, भरोसा रखिए अपनी मेहनत पर, अपने ईश्वर पर, भगवान अल्लाह जिस पे भी आप भरोसा करते हैं, तो आप जरूर सफल होंगे लाइफ में। अच्छा, जैसे सर बहुत लोगों का कहना होता है, काफ़ी मोटिवेशनल स्पीकर मोटिवेट करने के लिए भी कहते हैं कि देयर शुड बी नो प्लान बी। आपका एक ही प्लान होना चाहिए और उसी पे वर्क करो।
बहुत लोग उस भी चक्कर में फँस के, जैसे मैंने खुद देखा है कि बहुत सारे ऐसे मैंने अपने एरिया में देखा है लोगों को जिन्होंने बीएड किया, बीए करने के बाद बीएड किया एंड देन वो गवर्नमेंट टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं और उन्होंने अपनी पूरी लाइफ ऑलमोस्ट उस चीज़ में लगा दी बट अभी तक जॉब नहीं मिली है। एट द लास्ट वो क्या कर रहे हैं, कोचिंग्स पढ़ा रहे हैं और उन्हीं से उनका हो रहा है। बीच में अगर वो चाहते तो शायद कुछ कर सकते थे, लेकिन केवल गवर्नमेंट टीचर की जॉब के लिए उन्होंने अपना 40 साल के, बिल्कुल 45 साल के बिल्कुल। हो गए इस तरीके से। अमन, ये मैंने बहुत मैंने भी ज़्यादा ये ऑब्जर्व चीज़ें किया देखी है, हैं। जैसे कि मैंने शुरुआत में ही बताया, मैं लखनऊ से आता हूँ। तो यूपी, बिहार, झारखंड, ये जो हमारी एक नॉर्थ इंडिया की बेल्ट है हुँ। ना, यहाँ एक मतलब गवर्नमेंट जॉब का अलग ही क्रेज है। और मैं ये नहीं कह रहा कि ये गलत है, अच्छी बात है। बट आप थोड़ा प्रैक्टिकली चीज़ों को देखिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा 3 ऑप्शंस रखिए अपने पास कि बस 3 अटेम्प्ट्स में दूंगा पर्टिकुलर गवर्नमेंट जॉब्स के, पूरी मेहनत लगाऊंगा, पूरी जान लगाऊंगा, हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो मेरा प्लान बी प्लान सी रेडी है। लोग यहाँ नहीं देखते। लोग थोड़ा सा एक बार फेल हो जाएंगे, एक मोटिवेशन स्पीकर को देख लेंगे, वो बोल देगा नहीं नहीं, हार नहीं मानना, आखिरी तक लगे रहो। वो ये नहीं देख रहे कि भाई आखिरी तक लगे रहने में कुछ बहुत कम किस्मत वाले होते हैं जिनका हो पाता है। इंडिया में जनसंख्या इतनी है, सरकार लाखों लाखों हुँ। वैकेंसी थोड़ी निकाल सकती है आपके लिए, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात ये है कि सरकार वैकेंसी सिर्फ सही बात। इलेक्शंस के टाइम ही निकालेगी अमन, क्योंकि उसी टाइम पे ही उनको थोड़ा फायदा होता है। हाँ, ठीक है, सही। तो मैं यहाँ किसी का पक्षपात नहीं ले रहा हूँ, किसी हुँ। सरकार को अच्छा बुरा नहीं कह रहा हूँ, बट ये रियलिटी है हमारे समाज की, जिस लोगों को समझना पड़ेगा, प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। लोग ये माया की दुनिया में नहीं जा सकते कि मोटिवेशन मिल गया बस अब तो आग लगा देंगे, ऐसा नहीं होता अमन। अ, ओके सर, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन सर, हमें ये बताइए कि डेटा एनालिस्ट जॉब एक्चुअल में है क्या और इसमें हमें क्या रोल परफॉर्म करता होता है किसी बिजनेस के अंदर या ऑर्गेनाइजेशन को जब आप ज्वाइन करते हैं एज अ डेटा एनालिस्ट, तो उसमें हमें क्या रोल जी प्ले अमन, करना तो होता क्योंकि ये काफ़ी टेक्निकल और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैं इसको काफ़ी डिटेल में समझाऊंगा यहाँ आपके ऑडियंस को। देखिए, मार्केट में 2-3 टर्म्स हैं जो काफ़ी है? लाइक घूम रहे हैं। एक है डेटा साइंस हो गया, डेटा साइंटिस्ट हो गया, डेटा एनालिस्ट हो गया, बिजनेस एनालिस्ट हो गया। हाँ सर, इसमें भी मुझे आपसे पूछना है कि डिफरेंस क्या है डेटा साइंटिस्ट, एनालिस्ट और डेटा इंजीनियर 3 हम जॉब देखते हैं, और जी डेटा जी जी मैनेजमेंट भी एक जॉब पोस्ट मैं देखता हूँ, तो इन सभी में क्या डिफरेंस है? इस पे सर नेक्स्ट आएँगे, जी पहले हम इस बिल्कुल। क्वेश्चन को तो ही कंटिन्यू डेटा करते हैं। एनालिस्ट, जैसे नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, एनालिस्ट वो होता है जो किसी चीज़ की एनालिसिस करे, किसी चीज़ को खोदे, चेक करे अंदर, और अंदर क्या है, और अंदर क्या है, और अंदर क्या है। आप ऐसे मान के चलिए एक सीआईडी ऑफिसर है जो कि किसी भी चीज़ की तह तक जाता है और चीज़ों को ढूंढ हाँ। निकालता है और बताता है कि ऐसे ऐसे चीज़ें हुई थी, इस तरह से कोई भी क्राइम हुआ था, ऐसा हुआ था। तो वो आप उसको एनालिस्ट बोल सकते हैं। अब क्योंकि आगे वर्ड लगा है डेटा, तो वो डेटा के बारे में यही चीज़ें करता है। तो जो भी इंसान डेटा के ऊपर रिसर्च करे और उसको खोद के उसके अंदर से कुछ ऐसी चीज़ें निकाले जो किसी के फ़ायदेमंद हो। ठीक है, अब जैसे कि आपका आधार का डेटा है, आपका नाम हो गया, आपकी एज होगी, ठीक है, आपके माता पिता का नाम हो गया, ब्लड ग्रुप, ये सब हो गया, ये किसी को डेटा दे दोगे और वो उसके साथ कुछ ना कर पाए, तो मैं उसको डेटा एनालिस्ट नहीं बोलूंगा। लेकिन वो उसी इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके अगर ये पता लगा ले कि हाँ, अमन जायसवाल को क्या पसंद है, अमन जायसवाल को क्या नहीं पसंद है, कहाँ वो जाता है, कहाँ वो नहीं जाता है, ठीक है, उसकी हुँ। क्या चीज़ नापसंद पसंद है, क्या खाने में पसंद है, क्या नहीं है। तो ये चीज़ें मैंने आपके डेटा के अंदर से ढूंढ के निकाली हैं, तो मेरे को लोग डेटा एनालिस्ट बोलेंगे। समझ गए अमन? ये काम होता है डेटा एनालिस्ट का, और यही मोटा हुँ। मोटा काम हुँ, बाकी जो हुँ। भी टर्म्स मैंने अभी अभी कहे उनके भी लगभग लगभग यही काम होते हैं, थोड़ा थोड़ा इधर उधर चेंज होता है, इसलिए टर्म्स का डिफरेंस है बस। तो सर अगर हमें एज़ अ डेटा एनालिस्ट जॉइन करना है किसी कंपनी को और सपोज़ दैट अभी 3rd ईयर का बच्चा इस पॉडकास्ट को देखेगा, 1st ईयर, 2nd ईयर का देखेगा। तो क्या स्ट्रैटेजी और किस तरीके से प्रॉपर रोड मैप होगा बिगिनर के लिए कि हम एज़ अ डेटा एनालिस्ट स्टार्ट कर सकते हैं? और सैलरी की बात हम सबसे पहले कर लेते हैं कि सैलरी क्या देखने को मिलती है इंडिया के अंदर एज़ अ फ्रेशर, और जब हम कुछ 4-5 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा उसके बाद फिर सैलरी कहाँ तक जा ठीक है, तो सकती है? मैं इसको उसी ऑर्डर में आंसर करता हूँ, जैसे कि आपने पूछा कि जो हमें देख रहे हैं कैसे शुरुआत करें। तो मैं यहाँ कोई बहुत बड़ा सा रोड मैप नहीं बताऊंगा, कुछ की पॉइंट्स बता रहा हूँ, आप उन पे काम कीजिए, तो आप एक अच्छे डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं। सबसे पहले तो हम सब ने लाइक जो भी नॉर्मल कंप्यूटर चलाते हैं सबको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में तो पता ही होगा। ठीक है, बेसिक एक्सेल पे हर कोई काम करता है। और आपने अगर ध्यान से देखा होगा तो जो लोग शेयर मार्केट में काम करते हैं या जो लोग शेयर मार्केट से जुड़े हुए काम करते हैं वो एक्सेल पे थोड़ा अलग तरीके से काम करते हैं, जिसको एडवांस एक्सेल बोलते हैं। एक्सेल में ही कुछ ऑप्शन होते हैं जिनको आप इनेबल करते हो, वीबीएस हो गए, मैक्रोज हो गए। ठीक है, इन चीज़ों को तो जो भी ऑडियंस हमें देख रही है मैं उनको यही बोलूँगा कि जब आपको शुरुआत करनी है तो आप सबसे पहले एक्सेल से कीजिए, उसके बाद आप एक डेटाबेस सीख सकते हैं। डेटाबेस में एसक्यूएल है जिसको हम डेटाबेस बोलते हैं। ठीक है, सिक्वेंशियल क्वेरी लैंग्वेज। फिर एक्सेल और एसक्यूएल के बाद फिर आप जाइए पाइथन की तरफ।
अगर आपको कोडिंग का नॉलेज है, लेट से कोई एमसीए कर रहा है, बीसीए कर रहा है या कंप्यूटर साइंस से है, तो वो कोडिंग को जल्दी पिकअप करेगा, तो वो पाइथन से शुरुआत कर सकता है। तो वो पाइथन को बेसिक लेवल से इंटरमीडिएट लेवल तक लेके जा सकता है। उतना एक डेटा एनालिस्ट के लिए सफिशिएंट है। एडवांस पे जाए तो हम्म। बहुत अच्छा है, सोने पे सुहागा। अगर उसको पाइथन उस समय समझ में नहीं आ रही, तो वो उससे हम्म। पहले शुरुआत कर सकता है स्टैटिस्टिक्स की। डेटा साइंस की स्टैटिस्टिक्स होती है, आप यूट्यूब पे जाएंगे आपको बहुत सारे प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, आप कहीं से भी सीख सकते हैं, गूगल पे आपको मिल जाएंगे, यूडेमी कोर्सेरा पे कोर्सेस मिल जाएंगे। तो आप स्टैटिस्टिक्स आप सीख सकते हैं, वही 11वीं 12वीं वाली बेसिक स्टैटिस्टिक्स होती है, मीन मीडियन मोड ये चीज़ें। इसके बाद आप पाइथन अच्छे से थोड़ा मीडियम लेवल तक कर लीजिए, जैसे कि मैंने कहा। और इसके बाद आप कोई भी विजुअलाइजेशन टूल सीख लीजिए, या तो पावर बीआई सीख लीजिए, या तो टैबलू सीख लीजिए। ठीक है, ये चीज़ें हैं, ये बेसिक चीज़ें हैं। इसके बाद अलग अलग चीज़ें आती हैं, जैसे कि अगर आपको डेटा इंजीनियर बनना है तो आपको एक ईटीएल टूल सीखना पड़ेगा। टैलेंट हो गया, एल्ट्रिक्स हो गया, ये काफ़ी कॉमन है मार्केट में। ठीक है, इसके अलावा आपको एक क्लाउड सीखना पड़ेगा, या तो AWS सीख लीजिए, अजोर सीख लीजिए, या गूगल का GCP सीख लीजिए। तो ये एड ऑन चीज़ें हैं। बाकी मैंने विजुअलाइजेशन तक जो चीज़ें बताई हैं ये बेसिक है, ये हर चीज़ में कॉमन रहती है। अब आते हैं सैलरी पे। अब सैलरी जो होती है वो इंडिया में, आप गूगल पे डालेंगे कि एवरेज सैलरी कितनी है, तो वो 5 से 8 10 के बीच का दिखाएगा, 5 LPA टू 10 LPA के आसपास। बट ये चीज़ें बदलती हैं बेस्ड ऑन मार्केट हम्म। कंडीशन। अभी जैसे कि बाहर युद्ध चल रहा है, रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, ठीक है, हमास इसराइल का प्रॉब्लम चल रहा है। इसकी वजह से क्या है, कंपनियां कम आ रही हैं, प्रोजेक्ट्स कम आ रहे हैं इंडिया में। प्रोजेक्ट्स कम आ रहे हैं, काम कम है, तो ऑब्वियस सी बात है, जब मेरे पास काम नहीं होगा तो मैं आपको उस बात के पैसे क्यों दूंगा। तो अगर आप मेरे यहाँ एम्प्लॉय हो भी तो मैं आपकी सैलरी कम कर सकता हूँ, या मैं किसी नए बंदे को ले रहा हूँ तो कम सैलरी पे लूंगा। तो आप मोटा मोटा ये कह सकते हैं कि 3 LPA से शुरुआत हो हम्म। सकती है एक डेटा एनालिस्ट की एज ए फ्रेशर, या वो गैप के बाद हो या कैसे भी हो। एंड इट कैन गो अप टू मैक्सिमम 7 LPA, 8 8 9 LPA मैक्स। और फिर जब एक्सपीरियंस हो जाता है उसको 2 साल 3 साल, तो फिर काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है, 14 LPA तक जाती है, 15 20 20 LPA तक भी लोगों की देखी गई है। ठीक है, 3 4 साल के एक्सपीरियंस के बाद। ये बस डिपेंड करता है आपकी कौन सी स्किल कितनी अच्छी है, आपने कितना अच्छा काम किया है पिछली कंपनी में, ये सारी चीज़ों पे मैटर करता है। तो ये सारी चीज़ें हैं मन। रिमोट जॉब्स रिमोट जॉब सर अवेलेबल हैं इंडिया में, अगर एज अ डेटा एनालिस्ट अगर कोई अपने घर से जॉब जी करना अमन, अवेलेबल तो हैं, लेकिन दिक्कत ये आती है कि जब आप उसको ऑनलाइन या कहीं किसी और चीज़ जैसे Naukri.com हो गया या कहीं और पे आप जब ढूंढते हैं, तो कभी कभी फेक चीज़ें फंस जाती हैं। कभी कभी क्या, मोस्ट ऑफ द टाइम फेक्स ही फंसती हैं। इंडिया में दिक्कत ये है, हमारे जो नॉर्दर्न बेल्ट है वहाँ मतलब हम्म। इतने सारे स्कैम्स रैकेट्स चलते हैं कि हर चीज़ का स्कैम मिल जाएगा आपको। तो थोड़ा ढंग से आप किसी चीज़ की रिसर्च कीजिए, लिंक्डइन पे ढूंढिए, कहीं से आपको एप्लीकेशन आई है, अप्लाई करने के बारे में आया है, तो उस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में रिसर्च कर लीजिए, तो आपको उसकी जेन्यूनिटी पता लग जाएगी, तो उसके बाद आप कर सकते हैं। हम्म। रिमोट जॉब्स भी अवेलेबल है अमन, ऐसा नहीं है, रिमोट जॉब भी अवेलेबल है इंडिया में। और सर जैसे हम लिंक्डइन वगैरह पे देखते हैं, अगर कभी डेटा एनालिस्ट रोल के लिए जॉब कोई कंपनी निकालती है तो उसमें बहुत सारे डेटा एनालिस्ट जो हैं जो कि अप्लाई करते हैं उस जॉब पोस्ट के लिए, बट सबका तो होता नहीं है। तो उस चीज़ में मैं पूछना चाहूँगा कि क्या गलतियाँ वो करते हैं जिसकी वजह से नहीं होता, तो मिस्टेक्स क्या ऐसी हैं जिसकी वजह से या वो रेज्यूमे में हो सकती है या फिर स्किल्स में या अप्लाई करने के तरीके में, तो ऐसी क्या मेजर प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से उनका सिलेक्शन नहीं होता और बाकी जी लोगों का अमन हो बिल्कुल, जाता है? तो मैं इसको काफ़ी डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि काफ़ी लोग हैं जो लिंक्डइन पे भी मेरे से कनेक्टेड हैं, पूछते रहते हैं रेफरल्स के बारे में, और मजबूरन मैं नहीं कर पाता हूँ क्योंकि चीज़ें ही नहीं है उस तरह हम्म। से। तो सबसे पहला पॉइंट तो अमन, मैं एकदम ब्लंट ट्रुथ कहूँगा यहाँ पे। देखो, कईयों का हो जाता है, कई जो डिजर्विंग है उनका नहीं होता है। उसका सबसे बड़ा रीज़न तो यही है कि आपका कंपनी में कोई जान पहचान है ऊंचे ओहदे पे, हायर पोस्ट पे, तो वो आपका रेफरल लगा देता है। ठीक है, आपकी सिफारिश कर देता है, तो वही जिसको नॉर्थ में हम लोग सेटिंग बोलते हैं। ठीक है, तो उस तरह से हो जाता। यहाँ गवर्नमेंट जॉब जैसा घूसखोरी ये सब नहीं चलता, बट बस रेफरल चलता है कि हाँ, जैसे आप मेरे जान पहचान के हो, तो मैंने अपनी कंपनी में ऊपर बात कर ली कि हाँ ये पर्टिकुलर बंदा है, इसका करा लेना, तो हो जाता है। तो ये एक पहला रीज़न है जिसकी वजह से लोगों का होता है नहीं होता है। तो इसको अगर हम साइड रखें तो इसके अलावा बहुत सारे रीज़न है। सबसे पहला रीज़न ये है कि आज की डेट में डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंस से रिलेटेड इतने सारे एम्प्लॉयज़ हो गए, मतलब इतने सारे लोग हो गए, हर दूसरा आदमी डेटा साइंस सीख रहा है, क्योंकि यूट्यूब पे इसकी बाढ़ आ गई है। आप देखोगे डेटा साइंस के वीडियोस हुँ। तो इतने अनगिनत वीडियोस मिल जाएंगे। तो हम अपने आप को अलग कैसे कर सकते हैं इन चीज़ों में, इस भीड़ में हम अलग कैसे दिख सकते हैं? तो उसका सबसे पहला रीज़न ये है कि उन्होंने भी जो स्किल सीखी है वो तो आप भी सीख रहे हो, लेकिन आप अपनी स्किल पे इतनी अच्छे से महारत हासिल करो कि आपका जब
इंटरव्यू शेड्यूल हो तो आप उसमें मात ना खाओ, सबसे पहली बात। दूसरी चीज़ें, कुछ कॉमन प्रोजेक्ट्स हैं जो लोग हर बार बनाते रहते हैं, जैसे कार प्रोजेक्ट्स हो गया, डायबिटीज़ प्रोजेक्ट हो गया, ठीक है, सेल्स प्रोजेक्ट हो गया। ये जनरली हर दूसरा तीसरा आदमी जो भी इंटरव्यू के लिए आ रहा है वो बनाता है। तो यहीं से मतलब उसका सिलेक्शन यहीं से नहीं होता, मतलब वो यहीं पे हट जाता है। जब रिक्रूटर देखता है कि हाँ ये तो वही प्रोजेक्ट है जो मैंने पिछले वाले में देखा था, तो वो वहीं से हटा देता है। ठीक है, तो मैं यही कहूँगा जो भी हमें देख रहे हैं, स्किल सीख रहे हैं, वो कुछ ऐसा प्रोजेक्ट करें, कुछ अपने आप से अपना फ्लेवर डाल के करें, ताकि आपका रिज्यूमे थोड़ा शॉर्टलिस्ट हो जाए। एक बार शॉर्टलिस्ट हो जाएगा, इंटरव्यू कॉल आ जाएगी, तब तो आप संभाल ही लोगे। ठीक है, ये हो गया तीसरा रीज़न। चौथा रीज़न ये है कि हुँ, लोग ना, मतलब जैसे मैंने अभी बताया ओडिन स्कूल, ऐसे बहुत सारे मार्केट में प्लेयर हैं जो कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, लोग जाते हैं, एडमिशन लेते हैं, सीखते हैं, और मतलब ना उनको ऐसा लगता है कि हमने पैसा दिया है, बाकी तो ये कराएंगे, वो मेहनत करना छोड़ देते हैं। समझ रहे हो मन, दिक्कत ये है, आज के यूथ की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि वो इतने बड़े कंफर्ट जोन में घुस गया है कि वो मेहनत करना छोड़ दे रहा है। वो बेसिक चीज़ें सीख लेगा, ठीक है, वो वही भेड़ चाल में रहेगा, उसके अलावा भी हज़ारों लाखों लोग हैं जिन्होंने वही स्किल सीखी है, तो ऑब्वियसली आपका नहीं होगा क्योंकि आपने मेहनत करना छोड़ दिया। अब मैं आपको कोई क्वेश्चन का सॉल्व करने बोल दूंगा, आप नहीं सॉल्व कर पाओगे, तो ऑब्वियस सी बात है ना कि मैं आपका सिलेक्शन नहीं करूंगा। ठीक है, ये हो गया चौथा पॉइंट। आखिरी पॉइंट ये है कि लोग लिंक्डइन पे हैं तो, लेकिन लिंक्डइन प्रोफाइल उनको सही से बनानी ही नहीं आती है। वो मतलब कुछ भी अंटशंट लिखेंगे, जैसे नाम के हुँ, नीचे, अपने नाम के नीचे वो ऐसे शहर का नाम डालेंगे जहां मतलब उनको कॉल ही नहीं आएगी। ठीक है, अब जैसे मैंने मेरी आप प्रोफाइल देखेंगे, मैं हूँ लखनऊ का, लेकिन मैंने हैदराबाद डाला है। क्यों डाला है? क्योंकि हैदराबाद में सबसे ज़्यादा डेटा साइंस के जॉब है। तो ऑब्वियसली जब कोई रिक्रूटर मेरे को सर्च करेगा, हैदराबाद डालेगा कि हुँ, मेरे को हैदराबाद के लोग चाहिए, तो मेरा नाम टॉप लिस्ट में आएगा, राइट? तो वो मेरे को कांटेक्ट करेगा। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो लिंक्डइन पे यस। आप कर सकते हो, जिससे आपको लिंक्डइन पे जॉब आएगा, लेकिन लोग नहीं करते हैं। मैं लोगों की प्रोफाइल देखता हूँ, वो मेरे को मैसेज करते हैं कि ये हमारी रेज्यूमे है, हमारा जॉब लगवा देना। जब मैं उनकी लिंक्डइन प्रोफाइल देखता हूँ तो उस पर उन्होंने काम ही नहीं किया होता है। और आज की डेट में अमन, अगर लिंक्डइन आपकी अच्छी है तो आप समझ लीजिए आपने आधी रेस तो वहीं जीत ली है। अगर आपकी लिंक्डइन अच्छी नहीं है तो आप रेस से बाहर ही हैं। इंटरव्यू के लिए सर कुछ टिप्स देना चाहेंगे जैसे क्योंकि फर्स्ट टाइम हम जाते हैं जब इंटरव्यू में और इस जॉब के लिए जहाँ पे इतना ज़्यादा कंपटीशन है, तो वहाँ पर इंटरव्यू में क्या किस टाइप के क्वेश्चंस वो पूछते हैं और फिर कैसे उस चीज़ को टैकल करना होता है? जनरली आईटी सेक्टर में क्या होता है, आपके टेक्निकल राउंड्स पहले होते हैं, एचआर राउंड बाद में होता है। क्योंकि अगर आपने टेक्निकल क्लियर कर लिया तो जनरली एचआर आपको सेलेक्ट कर लेता हाँ। है, 90% आपको सेलेक्ट कर लेता है। अनलेस अंटिल आपने बहुत हुँ, हाई हुँ। सैलरी की डिमांड कर दी जो कि एचआर के लिमिट में ही नहीं है, तो वो आपको निकाल सकता है। अदरवाइज आपका एचआर राउंड क्लियर हो हुँ। जाता है। तो आते हैं टेक्निकल राउंड में। सॉरी। तो टेक्निकल राउंड जनरली देखा गया है कि 1 या 2 ही, 2 राउंड में फिनिश हो जाते हैं। जो एवरेज कंपनी, छोटी मोटी स्टार्टअप ये लोग होते हैं, वहाँ 2 राउंड होते हैं। बहुत बड़ी कंपनी है वहाँ 3 से 4 राउंड भी देखे गए हैं। एवरेज कंपनी में 1 राउंड, 2 राउंड ऐसे करके देखे गए हैं। तो आप मोटा मोटा मान लीजिए 2 टेक्निकल राउंड होते हैं। जो आपका पहला टेक्निकल राउंड होगा, वहाँ पे आपके बेसिक क्वेश्चंस होंगे जो भी आपने पढ़े हैं, जैसे एसक्यूएल हो गया, पाइथन हो गया, ठीक है, पावर बीआई, टैबलू, जो भी मैंने बताए हैं उनसे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस आएंगे। वो अपना खुद का प्लेटफॉर्म आपको दे सकते हैं और आपको बोलेंगे कि वीडियो शेयर करो और सॉल्व करो, ऐसा हो सकता है। हुँ। या तो डायरेक्ट फेस टू फेस इंटरव्यू होगा, वो वहाँ होंगे जैसे कि आप हो और मैं इधर, और वो सीधा बोलेंगे कि ठीक है ये क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिए। तो हाँ। वही है, प्रैक्टिस के ऊपर है अमन। आप एक बार आप स्किल्स पूरी तैयार कर लीजिए और उसके बाद आप जब प्रैक्टिस करेंगे, जैसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, लीड कोड हो गया, हैकर रैंक हो गया, ईडाबिट.com हो गया, ये सारी चीज़ों पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं चीज़ों को। तो आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अपने भी कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, और एक बार आपको कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया तो आप इंटरव्यू में क्वेश्चंस अच्छे से कर सकते हैं। क्योंकि 80% क्वेश्चन ना थियोरेटिकल होते हैं अमन। अगर आप अपनी मतलब एवरेज लेवल की कंपनीज देखें जो कि हुँ, मीडियम लेवल हुँ। तक हैं, वो जनरली थियोरेटिकल देखती हैं। क्योंकि आप थियोरेटिकल स्ट्रांग है इसका मतलब आपने काम किया है, तभी आपको थियोरी आती है। अगर आपने काम नहीं किया होगा तो थियोरी आपको नहीं आएगी, सीधी सी बात है। जो बहुत बड़ी कंपनी होती है उनके बहुत सारे अलग अलग टेस्ट भी होते हैं, जैसे वॉइस टेस्ट हो गया। कोई अमेरिका की कंपनी है तो वो आपका एसेंट टेस्ट ले लेगी, आपकी आवाज़, आपका टोन अमेरिकन है या नहीं, ये सारी चीज़ें हैं, वो सेपरेट चीज़ें हैं, वो कभी किसी और पॉडकास्ट में हम बात करेंगे। तो ये चीज़ें हैं, ये मोटी मोटी चीज़ें हैं। और सबसे बड़ी बात जो होती है वो होती है कॉन्फिडेंस। देखो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आप नहीं सेलेक्ट होगे, राइट? ये चीज़ें अगर आप दिमाग में रख के जाओगे कि ठीक है ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा कि मैं सेलेक्ट नहीं होगा, तो आपका कॉन्फिडेंस कभी गिरेगा नहीं। ठीक है, और कॉन्फिडेंस रहेगा तो आप कभी कभी ऐसी चीज़ें भी अच्छे से कवर अप हुँ। कर लोगे जो लोग नहीं कर पाते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा इंटरव्यू में, काफ़ी लोगों से सुना होगा कि बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बट क्योंकि कॉन्फिडेंस की कमी थी इसलिए आदमी घबरा सा गया, बोल नहीं पाया, जिसकी वजह से उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, राइट? तो ये बात है। तो आप बस ऐसा कीजिए कि हुँ, आप हुँ। यस। नॉर्मल धीरे धीरे
स्लो पिच पे, वो आराम से मॉड्यूलेटेड टोन पे बात कीजिए। कुछ आता है आपको अच्छे से बताइए, थोड़ा सा 2-3 सेकंड का पॉज लेके फिर बताइए। कुछ नहीं आता है 2-3 सेकंड लीजिए, नहीं आता तो बोलिए सर आई एम रियली सॉरी, आई डोंट नो, अभी याद नहीं आ रहा, मैं बाद में आपको बता दूंगा। ऐसे करके आप बोल सकते हैं, थोड़ा डिप्लोमेटिक आंसर दे सकते हैं। प्रोजेक्ट्स के बारे में सर आपने बोला था कि प्रोजेक्ट्स हमें कुछ यूनिक तरीके के बनाने हैं। तो सिंपल वर्ड्स में अगर आप 2-3 कुछ यूनिक प्रोजेक्ट आइडियाज़ दे सकते हैं जो बनाया जा सकता है, तो वो कौन-से होंगे? प्रॉब्लमों को लीजिए और उससे जुड़े हुए डेटा सेट को कलेक्ट कीजिए। डेटा सेट गूगल पे आपको मिल जाएंगे, थोड़ा मेहनत लगेगी, ढूंढना पड़ेगा। अब जैसे मेरे टाइम पे मैंने एक ढूंढा था कि जैसे मैं लखनऊ में रहता हूँ, तो मैंने क्या किया था, मैं ट्रैफिक पुलिस के पास चला गया था, लखनऊ ट्रैफिक पुलिस के पास। मैंने लखनऊ ट्रैफिक पुलिस से ट्रैफिक का डेटा ले लिया था और उस पर मैंने बनाया था प्रोजेक्ट कि क्या प्रॉब्लम आ रही है पर्टिकुलर जगह पे, पर्टिकुलर हाईवे के आसपास ज़्यादा चोकिंग क्यों हो रही है, लोग ज़्यादा धुआं उधर पे क्यों छोड़ रहे हैं, क्या किया जा सकता है, अगर नई रोड बना दी जाए, डाइवर्जन दे दिया जाए तो इससे उभरा जा सकता है। तो इस तरह से मैंने अपना प्रोजेक्ट बनाया, प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया और उसका हुँ। सोल्यूशन भी दिया। इस 3 पार्ट में आप कोई सा भी प्रोजेक्ट बनाएंगे और उसको रेज्यूमे में हुँ। 5 पॉइंटर्स पे लिखेंगे, तो आप डेफिनेटली सेलेक्ट हो जाएंगे। सर लास्ट में मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप स्टूडेंट्स को क्या एडवाइस देना चाहेंगे स्पेशली जो बीटेक के स्टूडेंट हैं क्योंकि बीटेक कॉलेजेस का कल्चर थोड़ा-सा अलग होता है। यहाँ पर पार्टी और नशे भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं कॉलेजेस के अंदर। तो जो क्लैरिटी की बात आपने की थी वो चीज़ आने में बहुत टाइम लग जाता है। बहुत लोगों का बहुत जब लेट हो जाता है, कई बैक्स पे बैक्स आ जाती हैं, उसके बाद फिर कहीं क्लैरिटी आती है लाइफ़ में। कुछ लोगों को आगे भी जाके बहुत प्रॉब्लम होती है। तो उन बच्चों को जो अभी-अभी कॉलेज में आए हैं, सेकंड ईयर में हैं, फर्स्ट ईयर में, इवन थर्ड ईयर, फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को क्या टिप्स अमन, ये आप बहुत देना चाहेंगे? इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको मैं ऑनेस्टली आंसर करूंगा। और मैं कुछ ऐसी चीज़ें अभी बोलने जा रहा हूँ अमन, जिसकी वजह से हो सकता है कोई लोग ऑफेंड भी हो जाएं। ठीक है, कई लोग मेरे को साइंटिफिक जर्नल ये वो निकाल के दिखाने लग हुँ, जाएं हुँ। कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होता है। बट क्योंकि मैंने खुद के ऊपर देखा है वो चीज़, इसीलिए मैं कह सकता हूँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। इसीलिए सबसे पहला पॉइंट अमन जो मैंने बहुत पहले ही कहा कि आप डिस्ट्रैक्शन से दूर रहिए। डिस्ट्रैक्शन हर तरीके का हो सकता है अमन यहाँ पर। डिस्ट्रैक्शन यूट्यूब के शॉर्ट्स हो सकते हैं, इंस्टाग्राम रील्स हो सकती हैं, फेसबुक शॉर्ट्स हो सकते हैं। ठीक है, दिन भर इंटरनेट चलाना फालतू में, ये एक डिस्ट्रैक्शन हो सकता है। ठीक है, पॉन एक एडिक्शन हो सकता है। ठीक है, मास्टरबेशन एक एडिक्शन हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट अमन मैं क्रिस्प एंड क्लियर रखूंगा कि गेट अवे फ्रॉम ऑल योर डिस्ट्रैक्शन। ठीक है, आपके वो फ्रेंड भी हो सकते हैं, फालतू के दोस्त भी, वो भी एक डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, आप उनसे भी दूर रहिए। 6-7 महीने दूर रखिए, अपने ऊपर काम कीजिए, आप डेफिनेटली सक्सेस हो जाएंगे। दूसरी चीज, आप रोज रात को अपने छोटे छोटे गोल्स बनाइए कि अगले दिन मेरे को क्या करना है, जस्ट सोने से 10 मिनट पहले, कि हाँ ये 5 काम है जो मैं अगले दिन करूंगा। और आप अगले दिन कीजिए, और जब हो जाए तो शाम को अपने आप को कुछ एक छोटा सा गिफ्ट दे सकते हैं। कुछ मीठा खा लिया, या कुछ छोटा मोटा, मतलब जोक सुन लिए, कपिल शर्मा के छोटे मोटे वीडियो देख लिए, थोड़ी हंसी मजाक होगी, पेरेंट्स के साथ बात होगी, थोड़ा वॉक पे चले गए, या कुछ भी हॉबीज़ कर ली, ड्राइंग कर ली, स्केचिंग कर ली, गाना बजा लिया, सुन लिया। ये छोटी छोटी चीज़ें कीजिए। उसके बाद आप सोइए, भगवान का स्मरण रोज कीजिए, रोज अपने आप पे मेहनत कीजिए। रोज सुबह उठिए, थोड़ा सा फिजिकल कीजिए, कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट वॉक कर लीजिए 10 मिनट के लिए। स्पिरिचुअलिटी और सर ये जो पूजा पाठ है आज की जो यूथ है वो जल्दी करती नहीं है बट मैंने ये चीज़ देखा है कि इससे काफ़ी ज़्यादा सही है। सबसे अगर एक चीज़ कोई हम पूरी तरीके से बोल सकते हैं कि पूजा करने से मिलता है तो है मेंटल पीस। आप मंदिर में जाकर के बैठिए वहाँ जितना ही शोर होता है वहाँ ही उतना ही अंदर से सुकून मिलता है। और बाकी मेरे को ऐसा लगता नहीं क्योंकि बहुत सारे लड़के हैं जो कि इन चीज़ों को नहीं करते, बहुत सारे बच्चे भगवान में नहीं मानते बट मैं वही अभी इससे जो पहला वीडियो मैंने बनाया था लास्ट उसमें मैंने इन्हीं चीज़ों के बारे में बात भी किया था, कि कहीं न कहीं 10 से 15 मिनट डेली के निकालने चाहिए ताकि आप एटलीस्ट मंत्र का ही उच्चारण कीजिए जो भी आपके मंत्र हैं। हमारे सभी क्वेश्चन सर जो भी थे मैंने सारे आपसे डिस्कस कर लिए हैं और ये एक ग्रेट सेशन था मेरे लिए, हमारा 42 मिनट्स का सेशन हो चुका है। मेरे जितने भी क्वेश्चन्स थे वो मैंने कवर कर लिए। आई होप जिस भी ऑडियंस ने इस पूरे पॉडकास्ट को लास्ट तक सुना होगा, उन्हें बहुत कुछ सीखने को, समझने को मिला होगा एंड वो ये पॉडकास्ट उनकी लाइफ में एक वैल्यू ऐड कर रहा होगा। सो एट द लास्ट आई विल से थैंक यू सर फॉर जॉइनिंग मी ऑन दिस पॉडकास्ट। आपने टाइम दिया मुझे इतना और ये हमारी जो कंटेंट है, क्वालिटी कंटेंट प्रिपेयर हुआ है जो कि हम जल्दी से रिलीज़ कर रहे होंगे और अगर तुम सर को फॉलो करना चाहते हो तो मैं उनके जो लिंक्डइन की प्रोफाइल है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से आप सर से कनेक्ट कर सकते हो। साथ ही साथ आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर कर देना एंड मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।